चक्रवर्ती बोस सैनी कक्कड़ पाटिल गुप्ता पाल कश्यप अहितान राजौरा पटेल गडकरी चौहान यादव चौबे धनगढ़ गौडबोले सिंह जेटली शेखावत अय्यर चक्रवर्ती बोस सैनी कक्कड़ पाटिल त्यागी गुप्ता पाल कश्यप राजौरा अहितान पटेल गडकरी चौटाला यादव पटनायक ब्ला 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 ब्ला। दुनिया में सबसे अधिक जातियां भारत में पाई जाती हैं, लेकिन प्राचीन भारत में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि उस समय जाति व्यवस्था थी। उस समय वर्ण व्यवस्था का तो प्रमाण मिलता है, लेकिन जाति व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अगर प्राचीन काल में जाति व्यवस्था होती तो राम जी का नाम ठाकुर रामचंद्र सिंह होता, रावण का नाम रावण शर्मा होता और कृष्ण का नाम कृष्णचंद यादव होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदुओं के 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद और पंचम वेद के रूप में मान्यता प्राप्त महाभारत जैसा ग्रंथ है, उसमें हजारों कहानियां हैं। हजारों कहानियों में कई हजार पात्र हैं। उनमें से किसी भी पात्र के नाम के पीछे जाति सूचक शब्द नहीं है। इससे यह बात तो सिद्ध होती है कि प्राचीन काल में भारत में जाति व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। फिर ये जातियां आई कहां से? ईसा से लगभग 300-350 साल पहले जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया तो सिकंदर बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर किसी देश को गुलाम बनाना हो तो उस देश के लोगों को उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनके इतिहास और उनकी शिक्षा पद्धति से वंचित कर देना चाहिए। सिकंदर ने जाते समय अपने सेनापति सेल्यूकस को यह काम सौंपा कि वो भारत के गुरुकुलीय व्यवस्था को ध्वस्त कर दे। हालांकि चाणक्य और चंद्रगुप्त के कारण सेल्यूकस यहां अपने पैर नहीं जमा पाया। दूसरी जो चीज यूनानियों की समझ में नहीं आई वो थी भारत की वर्ण व्यवस्था। ग्रीक भाषा में एक शब्द है कास्टा, उसी से शब्द बना है कास्ट। कास्टा का अर्थ होता है प्रजाति। तो ग्रीक लोग जब यहां आए तो उन लोगों ने भारत की वर्ण व्यवस्था को अपने कास्टा शब्द से परिभाषित करने की कोशिश की। लगभग 1000 वर्ष के बाद जब भारत पर पहला मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है तो मोहम्मद बिन कासिम भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता था जो सिकंदर जानता था कि जिस देश को गुलाम करना हो उस देश के लोगों को उनकी सभ्यता, उनके इतिहास, उनकी संस्कृति से वंचित कर देना चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर आक्रमण के बारे में चचनामा नाम की पुस्तक में विस्तार से वर्णन है। मुस्लिम आक्रांताओं के बाद यहां ईसाई आक्रांता आए। उन लोगों ने भी जाति व्यवस्था को सुदृढ़ करने का ही काम किया, क्योंकि जाति व्यवस्था उनके हित में थी, वर्ण व्यवस्था उनके हित में नहीं थी। भारत का समाज जितनी अधिक जातियों में विभक्त हो जाए उतना विदेशी आक्रांताओं के हित में बात थी। इसलिए उन्होंने जाति व्यवस्था को उभारा। जाति व्यवस्था की एक खामी यह होती है कि कोई व्यक्ति अपनी जाति नहीं बदल सकता, जबकि वर्ण व्यवस्था की यह खासियत है कि कोई व्यक्ति अपना वर्ण बदलने के लिए स्वतंत्र है। महर्षि विश्वामित्र और वाल्मीकि जैसे बहुत सारे उदाहरण खोजने पर मिल जाते हैं जिन लोगों ने अपना वर्ण बदल दिया। वर्ण व्यवस्था में उतना खिंचाव नहीं था जितना भारत की आज की जाति व्यवस्था में आपस में खिंचाव है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में यह स्पष्ट वर्णन है। कौटिल्य कहता है कि राजा के पास ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों सेनाएं होनी चाहिए। बल्कि कौटिल्य ब्राह्मण की सेना को उतना श्रेष्ठ नहीं मानता। वो कहता है कि केवल हाथ जोड़ लेने भर से ब्राह्मण अपने शत्रु को क्षमा कर सकता है। कई मायनों में तो शूद्रों की सेना को कौटिल्य ने श्रेष्ठ सेना माना। अंग्रेजों ने तो भारतीयों को इतनी बुरी तरह जातियों में विभाजित किया कि ब्रिटिश काल में 2378 जातियों में हिंदू विभाजित थे। 1891 की जनगणना के अनुसार केवल हरिजनों में ही
1156 जातियां थी। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भारत की गुरुकुलीय व्यवस्था को ध्वस्त करके और हिंदुओं को जातियों में विभक्त करके ही विदेशी आक्रांताओं ने इस देश पर राज किया। अब आप चाहें तो अपने नाम के पीछे जाति सूचक शब्द लगा सकते हैं।